हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और अपफ्रंट क्यूज लेकर आता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है फिर से एक पस्त शुरुआत होगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूव ग्लोबली नजर आएगा। तो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 1/4 1/3% के आसपास के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होनी है, क्योंकि कल भी यूएस में थोड़ा सा डाउ देखते तो लगता कंसोलिडेशन। बाकी जो आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स थी, आउट परफॉर्म कौन कर रहा था? वो न्यू एज स्टॉक्स। तो नैस्डैक सबसे तगड़ा, उसकी कई झलक आ रही थी S&P 500 में। इन दोनों पॉकेट्स ने डाउ को आउट परफॉर्म कर था, यहीं पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी तगड़ी थी। तो वो S&P 1% के आसपास, नैस्डैक 1.25% के आसपास कल दबाव में था। डाउ एकदम फ्लैट लाइन के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, हल्के से ग्रीन में नजर आएंगे। तो कल हमने कुछ तेजी डाइजेस्ट करी थी, उसके सामने कल प्रेशर थोड़ा ज्यादा माउंट होता हुआ नजर आया। तो वो डिफरेंशियल जो आ गया है, क्यूज डाइजेस्ट करना और एक्चुअल सेशन जो प्ले आउट हुआ, वो डिफरेंशियल डाइजेस्ट हो रहा है एशिया में, और इसीलिए शायद एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा है इस समय। ऐसे में जरा जूम इन करा जाए कैमरा को, डायरेक्टर साहिबा दिखाइए जरा। इन्होंने तो देख लिया जाके पिच को, हम लोग जरा उसको क्लोजअप में देख लेते हैं। कैसा लग रहा है आज का माहौल? कैसी है रिपोर्ट आज की? देखिए, भारतीय बाजारों की तरफ से आप देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग अपनी टीम के संदर्भ में बात करें, तो आपको उतनी वीकनेस नहीं दिखेगी। बहुत रेजिलियंस है, निचले लेवल पे लोग खरीदारी करने आ जाते हैं। 18,400 डटे हुए हैं हम, ऐसा नहीं है। नहीं, मोटे तौर पे 18,000 पे आप डटे हुए हैं। उससे नीचे नहीं जाने देते किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। तो ऊपर ऊपर की तरफ बना हुआ है। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में क्या हुआ, तो वहाँ तरह तरह की खबरें चल रही। वहाँ पे हम लोगों ने सुबह चर्चा की कि फेड के गवर्नर्स जो है अलग अलग स्टेट्स के, वो कुछ कुछ बयान देते रहते हैं, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन ज़्यादा रिएक्ट वो उस पर करता है जो सस्टेनेबल खबरें आती है। जैसे टारगेट के रिजल्ट बहुत ख़राब आए तो उसने मूड ख़राब किया। एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे आए तो उसने थोड़ा सा पॉजिटिविटी दी। फिर लोज के रिजल्ट ख़राब आ गए तो वो हुआ। तो रिजल्ट पे बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए आप कल के अगर तीनों इंडाइस देखें यूके के, यूएस के, तो उसमें नैस्डैक ज़्यादा गिरा है, करीब 1.54% गिरा है। दूसरे इंडाइस उतने कम गिरे हैं। तो इस पे ज़्यादा रिएक्शन है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट और मूड ख़राब करते हैं ये फेड वाले जो अधिकारी लोग हैं। पता नहीं इनको क्या है कि ऐसे बयान ये लगातार दे रहे हैं। तो उससे मार्केट में डर बैठ जाता है कि अरे यार, करें कि नहीं करें, पता नहीं क्या कर दें ये लोग। और वो समय करीब आ रहा है, 14 दिसंबर को इनको करना है। तो वो एक माहौल मार्केट का है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन वापस अपने भारत की तरफ आप आएंगे तो यहाँ अभी लगता है कि काफ़ी रेजिलियंस है। लोग पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हैं, बनाए हुए मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। अब ये मजबूती कितने दिन तक बनी रहती, कब तक पकड़े रहते हैं, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सुबह एक चर्चा में कहा है कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें तो बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हो रही है। लोग हल्के हल्के से निकल रहे हैं। हम लोग क्या ज़्यादातर इंडेक्स या वही 50-60 स्टॉक जो बहुत पॉपुलर, उन पे नज़र रहती है। लेकिन अगर ब्रॉडर में देखिए तो लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमको लगता है टीम को भी कंस्टिट्यूट करना चाहिए कि जैसे नतीजे, जैसी खबरें हैं, उस हिसाब से रहेगा। ठीक बात है। अब ठीक है, कंसोलिडेशन हो स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स थे या मीनिंगफुल डेवलपमेंट्स थे, उनको कोशिश कर रहा हूँ हाईलाइट कर। तो ये स्टॉक्स रखिएगा आज अपने रडार पे। पहले तो दोनों वो कल की लिस्टिंग्स हैं, बढ़िया लिस्टिंग्स थी, बल्कि जिससे कम एक्सपेक्टेशन शायद बाजार लेके चल रहा था, उसकी ज्यादा अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आई। खैर, उस पर आता हूं। पहला है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। तगड़ा रिस्पांस मिला था इसके आईपीओ को। तो सरप्राइजिंगली, कल सुबह भी मैं कह रहा था सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि 80 गुना से ज्यादा QIB का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। पर उस लिस्टिंग के बाद वो सारी, अगर इतने एपिटाइट थी तो लिस्टिंग के बाद नजर आना था। फ्लैटिश लिस्टिंग हुई थी, वो सारी एपिटाइट आपको खुले बाजार से भरने को मिल जाती, पर ऐसा हुआ नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक नहीं आया। 80 टाइम्स QIB सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको अपनी एपिटाइट सेटिस्फाई नहीं हुई थी और फ्लैट ओपनिंग हो रही थी, लिस्टिंग ज्यादा प्रीमियम पे नहीं हुई थी, तो आप आते बाजार में उतरते। कोई ज्यादा उतरा नहीं। जो उतरा वो मेंशन कर रहा हूं। जो रिपोर्ट हुआ, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो में 17.5 लाख शेयर्स बीकाजी फूड्स के खरीदे गए। 17.45 लाख शेयर्स, 324 के आसपास। कल वो 317, बल्कि और ठंडा होके क्लोज होता हुआ नजर आया था बीकाजी फूड। ठंडी लिस्टिंग थी, जिस तरह के रिस्पांस दिख रहा था। बीकाजी फूड इंटरनेशनल के साथ एक इशू ये याद रखिएगा हमेशा, मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था इसके बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। ये FMCG कंपनी क्लासिफाई करते हैं अपने आप को, FMCG कंपनी है, ठीक है,
और एफएमसीजी में इवन नेस्ले जो सबसे ज्यादा प्रीमियम पे लिस्टेड स्टॉक है इस देश में, उससे ज्यादा वैल्यूएशंस मांग रहे थे। कोई फॉरवर्ड एस्टिमेट नहीं FY22 की ईपीएस पर, तो महंगा था और शायद इसी वो रिस्पांस ने सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा दिया था, लेकिन हुआ इवेंचुअली वही इशू प्राइस के आसपास। आज शायद मुझे लगता है थोड़ा सा और कल की वो बाइंग वाइंग जो इमर्ज हो रही है उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए शायद कुछ प्लेयर्स एंट्री करने की कोशिश करें। आप सिर्फ वॉच आउट करिए। मैं इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल को। जो ज्यादा बेहतर लिस्टिंग हुई, जो एक्चुअली वैल्यूएशंस भी मिक्स थे, ऐसा नहीं है कि टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं था या फिर एट पार थे एटलीस्ट अपने पीयर सेट से, और इसके कुछ कोड जो थे अपने पीयर से बेहतर है। भाई अस्पतालों में एनालिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। इस देश में सबसे ज्यादा लिस्टेड स्पेस में मैक्स हेल्थ केयर का है, उसके बाद किसी दूसरे का है, वो आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल हेल्थ मेदांता जो कल लिस्ट हुई थी। इसीलिए अच्छी लग रही थी कंपनी, हालांकि ये कहना मुश्किल था कि टेबल पे कितना छोड़ा कितना नहीं, क्योंकि कई सारे पीयर्स के बराबर वैल्यूएशंस इनके भी थे। पर अच्छी लिस्टिंग हुई है, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगी है। 25% तक एक समय उछाल से ज्यादा उछाल के साथ कल अपने इशू प्राइस पे कामकाज भी कर रहा था। फाइनली क्लोज भी उसी हुआ 23-24% ऊपर। कल यहाँ पे लार्ज ट्रेड्स हुए जिसमें FIIs DIIs दोनों का पार्टिसिपेशन नजर आता है। इसलिए मैंने जब सुबह मॉर्निंग कॉल कर रहा था तब मैंने FIDI के आंकड़ों में कहा था कि बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो आ भी रहा है DIIs वगैरह का, मुझे लगता है वो लार्ज ट्रेड्स में आया है। कल हुआ क्या है, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने 15 लाख शेयर्स ग्लोबल हेल्थ के खरीदे 414-415 के लेवल्स पर, जहां पे क्लोज हुआ। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल 2 स्कीम्स में 36 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीदे इस कंपनी के। तो एग्रेसिव बाइंग हुई है FIIs की तरफ से, DIIs की तरफ से स्टॉक में। आज फिर रख रहा हूं इसको रडार पे, आज मैं इसको ग्रीन मान के चल रहा हूं, पर अभी कल की ही लिस्टिंग है तो जरा सा मैप करना जरूरी है, समझना पड़ेगा बिहेवियर मार्केट्स खुलने के बाद। क्योंकि लार्ज ट्रेड्स देख ही रहा हूं तो एक लार्ज ट्रेड और मेंशन करता हूं, CMS Info Systems। कल इसमें एक अच्छा खासा लार्ज, कल वॉल्यूम्स के साथ एक्शन हुआ था, 1-2% ही खैर स्टॉक मजबूत था। उस मजबूती में पीछे सायन इन्वेस्टमेंट, सायन मुंबई वाला सायन नहीं होगा, कोई और होगा, सायन तो नहीं बोलूंगा, सायन बोलूं सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने कल 30 लाख शेयर्स बेचे हैं इस कंपनी के 333 रुपए पे, जहां पे कल क्लोज हुआ इसी लेवल पे बेचे गए थे। तो ये स्टॉक क्यों डटा खड़ा रहा, इस तरह की सेलिंग जब आई थी। दरअसल वो ऑलमोस्ट पूरा क्वांटम 30 लाख शेयर्स, एग्जैक्टली पूरा क्वांटम जो है लार्ज ट्रेड में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीद लिया। तो एक नामी गिरामी FII इसमें चेक इन करता हुआ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड एग्रेसिव, वो पूरा एब्जॉर्ब करा क्वांटम 30 लाख शेयर्स की खरीदारी। इसीलिए CMS इन्फो को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है ये वो कैश मैनेजमेंट वाला, कैश मैनेजमेंट के जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कैश मैनेजमेंट करें और प्री डेमो लेवल से ज़्यादा कैश वाली कंपनी अच्छी लग रही है, डेटर वाली गिर रही है, ये क्या हो रहा है भाई चक्र है, समय का चक्र घूम गया है, पुरानी कंपनियां चल रही हैं, नई कंपनियां गिर रही हैं अच्छा, तो पुरानी कंपनी हमने ली है आज, ऑयल वाली ली है, उसमें बांट दिया है, कुछ लाल में है कुछ हरे में है। तो OMCs के लिए ग्रीन का ट्रेड आज हो सकता है, लेकिन इसमें जो खबरें आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी खबरें हैं तो किस पर रिएक्ट करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो अपनी 3 सरकारी कंपनियां IOC BP JSP, इसमें पहली खबर तो ये है कि कल हरदीप पुरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे लगता है कि इनके फेवर में जाता है। उन्होंने कहा कि कंपनीज अगर प्राइस नहीं बढ़ा पा रही पेट्रोल डीजल के तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्यों कंपनसेट करना पड़ेगा? क्योंकि उनकी अंडर रिकवरी लगातार बढ़ती है। हाँ और कौन करेगा? आपने LPG में जब कंपनसेट किया था तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट बेटर दिख रहे हैं। अब आप पेट्रोल डीजल में करिए तो उनको ठीक लगे, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है और बहुत ही कैश बर्निंग इनके बिजनेसेस हैं, क्योंकि इनको क्रूड इंपोर्ट करना होता है। तो ये रियलाइजेशन सरकार के, पिछले दिनों एक खबर आई थी ऐसी, लेकिन फिर वो टल गई थी। अभी दोबारा से हरदीप पुरी जी ने ये बात कही है, तो ये हमको लगता है कि हो सकता है कि अब गवर्नमेंट लेवल पे विचार चल रहा है कि भाई पैसे से दो, वरना अगले क्वार्टर से इंपोर्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो एक ये इनके पक्ष में जाती है। दूसरा, एक सेंटिमेंट के तौर पे जो उन्होंने डीजल पे रिड्यूस कर दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी, 13.5 घटा के 10.5 कर दिया है। कितना ये लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन
वो भी एक इनके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे जाती है। लेकिन तीसरी खबर इनके नेगेटिव में जाती है। वो नेगेटिव में खबर क्या जाती है कि जो प्राइस कैप की हम लोगों ने बात की थी कि वो जो दिसंबर से इम्प्लीमेंट होने वाला है 5 दिसंबर से, उसमें क्या होगा कि आप रशिया से एक सर्टेन प्राइस के ऊपर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप खरीद पाएंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेमेंट करो। पेमेंट सिस्टम अभी तक आपका फिक्स नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑर्डर नहीं दिए हैं 5 दिसंबर के बाद के, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रही कंपनीज, उनमें से एक BPCL भी है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि क्लैरिटी नहीं है कि पेमेंट सिस्टम कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो फिर आपके सामने एक दिक्कत खड़ी हुई थी। ये खबर नेगेटिव जाती है इन लोगों के लिए। तो कैसे रिएक्ट करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि क्रूड नीचे है तो ये भी इनके एक फेवर में जाता है, 92 के आसपास क्रूड चल रहा है, करेंसी 82 के आसपास है, तो बड़ा कैलकुलेशन टफ है। लेकिन चूंकि सेंटीमेंट के तौर पे बहुत सारी खबरें इनके पक्ष में जा रही हैं और सबसे बड़ा पक्ष में कि इनको अंडर रिकवरी की क्लैरिटी मिलती दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ये 3 OMCs को आप ग्रीन ट्रेड के तौर पे आज देख सकते हैं। और रॉक बॉटम प्राइस पे है तो डाउनसाइड उतना ज़्यादा है नहीं, कैप्ड है। मान लो नेगेटिव जाते भी हो तो 1-2 रुपये के रेंज में ही घूमते रहते हैं। IOC 67 रुपये से नीचे नहीं जाता है, 65, 66, 67 के रेंज में बना रहता है। तो मुझे लगता है इसमें ग्रीन ट्रेड के तौर पर देखा जा सकता है। ओके, अगले स्टॉक्स में आ गया। CMS की बात करी थी तो दूसरा ले आइए डिजिटल वाला, Paytm 197 कम्युनिकेशंस। आज होना है दिक्कत वाला दिन। अब देखते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत तब पता चलेगी। दिक्कत नहीं, उसे अब हुआ क्या पहले समझा दूं। आज कहा जा रहा है एक ब्लॉक डील्स होंगी, लार्ज ट्रेड होगा ऐसा कहते हैं। सॉफ्ट बैंक जो प्री IPO इन्वेस्टर था, ये इसने बीच में पेयर ऑफ भी करा था स्टेक, और अब फर्दर पेयर ऑफ करने की तैयारी कर रहा है। सॉफ्ट बैंक 215 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स, 215 मिलियन डॉलर्स हो गए हिंदुस्तानी करेंसी में करीब 1700 करोड़ रुपए के शेयर्स आज बेचना चाहता है। उसके चलते ब्लॉक डील्स होंगी, लार्ज ट्रेड्स होंगे, ह्यूमंगस है ये। 215 मिलियन डॉलर्स मतलब बेसिकली ये इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 4-4.5% के आसपास का माल बिकना है। 555 रुपए बेस प्राइस है। कल की क्लोज थी इसकी 601 रुपए की, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 7% के आसपास के डिस्काउंट पे। अब ये जरूरी नहीं है कि माल बिकने आया तो स्टॉक प्रेशर में आएगा, डिस्काउंट में होगा, पर डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने लोग बायर साइड पे खड़े हैं, बुक के सामने जिस तरह की सप्लाई आ रही है, कितनी डिमांड आती है। पर मैं आज मान के चल रहा हूँ ये स्टॉक थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है, चंक बड़ा है जो आज बिकने आ रहा है। तो Paytm को मैं रेड रख रहा हूं, और Paytm का डर अगर वाकई प्रेशर माउंट हुआ ना तो बाकी न्यू एज कंपनीज पे इसका डर सताएगा आज सेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑरबिंदो फार्मा, कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि इनको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR मिला है। EIR हरी झंडी नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का सीधी सीधा मतलब यह है जब हमने आपके एस्टैब्लिशमेंट को इंस्पेक्ट करा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। हम लोग EIR मानते हैं पॉजिटिव। उसके बाद फिर नहीं, अब उसमें उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ भी कह सकते हैं, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है। अब उसमें यह है कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, मतलब हम आप पे कुछ गाज नहीं गिरा रहे, लेकिन ये 3 ऑब्जर्वेशन आपत्तियां लगाई थी लास्ट टाइम पे, आप अपने एंड पे इसको सुधार के रखो। तो अब पॉजिटिव इसलिए मान रहा बाजार की US FD ने डंडा नहीं चलाया, बेटा खुद होमवर्क कर लेना घर जाके, तो इसीलिए उसको ऐसे रीड करा करिए। पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव इस बात के लिए कि इस पे आपत्तियां जो आई थी, ऑब्जर्वेशन जो आए थे, वो एक्सट्रीम में ना जाके रिपोर्ट जो आई उसमें कहा है कि भाई आप खुद ही वॉलंटरीली इसको सुलझा लो। दिक्कत थी यूनिट 11 है जो इनका API है, नॉन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आंध्र प्रदेश। खबर अच्छी है, पिटा हुआ स्टॉक है, रैंक अंडर परफॉर्मर अपने स्पेस का, तो ग्रीन रख दिया मैंने। सुवेन लाइफ साइंसेज, क्योंकि फार्मा का तड़का रख दिया मैंने, थोड़ा सोचा कि ऐसा नहीं हो फार्मा का दिन बन जाए। हालांकि ये दोनों फार्मा थोड़े से एग्रेसिव वाले हैं, ये ऐसा वो डिफेंसिव टाइप नहीं रखेंगे आपको नेचर में। सुवेन लाइफ की खबर बेसिकली ये है, इन्होंने एक ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है SUVN 502 का, दरअसल अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट, एजिटेशन जो पेशेंट्स करते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो एक रैंडमाइजेशन का डेटा पहले पेशेंट का दिया है, तो अब वो मतलब ट्रायल आगे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बेसिकली स्ट्रीट ऐसे रीड करेगा। पर ये बहुत शुरुआती दिन है, अभी तो पहला डेटा आया है, हो सकता है आगे जाके मामला गड़बड़ाता हो नजर आए, ये वो एनीबडीज गेस।
पर अब तक जो डेटा आया है वो पॉजिटिव है, इसीलिए सुवेन लाइफ साइंसेज को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ आज की डेट में। इसलिए तो हो गए अलग अलग एग्रेसिव बेट्स भी है, वो ट्रेडिशन वगैरह सब कुछ है, और ये थोड़ा सा फार्मा की तरफ। हालांकि फार्मा वाले हैं जो ज्यादा मूव करने के एक चीज़ ये बताइए, वो इतना गिर चुका है पेटीएम वाला, उसके बावजूद क्यों बेच रहे हैं? क्वेश्चन अच्छा है ना। पैसे की जरूरत भी हो सकती है। अब आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, हो सकता है उन्हें खरीदने का हो तो आज यहाँ से बुक करके वो खरीदें, कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने इंडिविजुअल रीजंस होंगे। या हो सकता है सॉफ्ट बैंक ने प्रॉमिस किया अपने इन्वेस्टर्स को कि गिवन टाइमलाइन पे हम वैल्यू अनलॉक करके देंगे आपको, वो टाइमलाइन ब्रीच हो रही हो, इसीलिए प्राइस कुछ भी हो, आई डोंट केयर। हाँ प्राइस, मैं प्री आईपीओ इन्वेस्टर हूँ, कई सारे कुछ वैसे प्री आईपीओ इन्वेस्टर बाबा कहते हैं वॉरेन बफेट साहब इसमें 1200 रुपए के आसपास फंसे थे। नहीं तो मेरे को ये पता नहीं याद, अब एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे याद है आपको 1200 के आसपास उनकी बाई। अरे सॉफ्ट बैंक तो बहुत पहले का इन्वेस्टर है, हो सकता है पता नहीं कितने नीचे के भाव पे हो। 600 रुपये, अरे तो पहले बेच लेते जब 1200-1500 था। लॉक इन नहीं खुले थे ना, इनका लॉगिन अभी नहीं खुला, इनके लॉक-इन का टाइम आया है अभी नवंबर में। जो लॉक-इन है पेटीएम है, पीबी फिनटेक है, और वो कैंपस तो छोड़ दिया तो अलग कंपनियां हो गई। इनके लॉक-इन के डेट्स है ना ये। अच्छा, लॉक-इन वाली कंपनियां हमने कुछ रखी हैं प्रेशर में। अच्छा, लॉक-इन से स्मार्ट इन्वेस्टर तो लॉक-इन पहले निकल सकता है ना, आपकी परेशानी तो हमें क्या है। पता था कि सप्लाई इस तरह की आएगी? हम तो अरे जैसे ये इसने एग्जांपल सेट कर हम तो दिया। 2150 रुपए में अट्रैक्टिव मान रहे थे ना यार। नहीं, हम तो ये कह रहे कि जैसे पेटीएम में बिकवाली के लिए आ गए सॉफ्ट बैंक वाले, अब जो दूसरी कंपनियों के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को समझ में आ गया ना, गुरु ऐसा खेल होगा तो हम पहले निकल लेते हैं ना अभी। पर वो पीबी फिनटेक का मेरे ख्याल से खुला, उसमें ऐसी कोई पीबी फिनटेक के, अच्छा इंटरेस्टिंगली इन सब रिटेल कंपनीज के अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरनल्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। पीबी फिनटेक के नंबर्स अच्छे थे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, ये शायद ये वाला पैच निकल गया इन डिजिटल कंपनीज का, तो हो सकता है आगे आउटलुक पता नहीं। ऐसा कुछ कहना बहुत रिस्की है, इसलिए कुछ भी नहीं कह रहा मैं। आप तो अपने स्टॉक बताइए। शो मी द मनी आजकल चल रहा है। हाँ। बाकी तो सब बातें हैं। खैर एनीवे, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए और गेल के लिए बताता हूँ खबर क्या है। देखिए कल एक खबर आई थी देर रात पे कि आप बड़ा चिंता कर रहे थे विंडफॉल टैक्स का, क्या हुआ, ले आ गया बढ़ गया, बढ़ा दिया 700 रुपये। मुझे समझ में नहीं आता कि जब क्रूड के दाम नीचे तो क्यों बढ़ाया? फोर्टनाइट में बढ़े, नीचे थे क्या पूरे? अरे भाई बीच में 97 98 तक गए थे, हो सकता है बढ़ गया। अरे एक दिन के लिए खाली गए थे। कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा, उसमें चीटिंग कैसे करेंगे? मतलब बार बार ये आप हर 15 दिन में इतना बढ़ा के, बेचारा ओएनजीसी को आप पेनलाइज करते हैं हर 15 दिन में तो इनके लिए दिक्कत है। इसीलिए ऑयल इंडिया में भी दिक्कत आएगी। गेल की कहानी एक थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें, उसमें विंडफॉल का कोई लेना नहीं। उसकी कहानी है कि वो जो पुरी साहब ये कह रहे हैं कि गैसप्रॉम के साथ जो उसने बंद कर दी थी, गैसप्रॉम की जो सिंगापुर सब्सिडरी थी उसने इनको गैस देना बंद कर दिया, क्योंकि उसने बोला हमारे पास है नहीं और मुश्किल है। तो गेल की कॉस्ट पूरी पड़ गई। भैया देखो ऐसा है ना कि पैसे की बात जब आती है तो फ्रंट एंड सब साइड हो जाता है। हम पैसा नहीं दे रहे थे क्या? नहीं, पैसा आप दे रहे हैं लेकिन हमको कहीं और ज़रूरत है, या मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ यारी। देखिए वर्ल्ड, अब आप दूसरी दिशा में जा रहे हो, छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया की जो तनाव है ना, असली पैसे का खेल है इसमें। तो नहीं दिया हमने तो इनको बाहर से लेना पड़ा, और स्पॉट प्राइसेस कहाँ तक गए थे? 40, 50, 60 डॉलर तक गए थे। तो अभी पुरी साहब कह रहे हैं, रिजॉल्व करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखिए अभी क्या, हाँ इसीलिए रेड में रख रहा हूँ। जब तक ये हो नहीं जाता ना, मुझे अरे इस पे ये खबर का कोई लेना देना नहीं गेल का एक्सपोर्ट ड्यूटी से। ये इस पे ये इसको मत समझिए, डायरेक्ट से हटा लीजिए इसको, इसका विंडफॉल्स के लेना देना नहीं, ये गैस के प्राइसिंग पे है। तो मुझे लगता है इसको भी रेड में रखना चाहिए। तो ऑयल सेगमेंट आज पूरा काफ़ी हरकत में रहने वाला है, इसलिए हमने उसके से 6 स्टॉक ले लिया है। अब ब्रेक ले लेते हैं ना, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, लौट के फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें जो न्यू एज कंपनी, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, जिसमें जोमेटो, डिलीवरी, स्टार हेल्थ न्यू एज तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन रिसेंट लिस्टिंग है, टारसन्स प्रोडक्ट, ये सारी कंपनीज जो हैं, मुझे लगता है इनमें प्रेशर रह सकता है। देखिए पेटीएम में जिस तरह की डील निकल के आ रही, इतनी गिरावट के बाद फिर वो बेचने आ रहे हैं। इससे पहले आपने कल देखा होगा कि सफ़ायर फूड का लॉक इन खत्म हुआ, स्टॉक 5-6% नीचे था। तो जैसे जैसे लॉक इन खत्म हो रहा है, स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, और इन कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये प्रॉफिट बना के दिखाएं।
मार्केट अब उसके एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो जो पूरा एक इन्वायरमेंट है मार्केट का वो इनके फेवर में नहीं है इस समय। तो हमें लगता है कि जब से ही मार्केट में कुछ दिक्कत या दबाव दिखता है तो ये स्टॉक सबसे पहले कमज़ोरी दिखाने लगते हैं, और आप देखेंगे जाके तो अपने 52 वीक हाई से 40-50-60-70% तक कमज़ोर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज प्रेशर में रह सकते हैं, और खबर चूँकि पेटीएम की है ही है तो उसका एक रिपल इफेक्ट इनमें ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए, पहला अब एक ग्रीन, होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस नंबर्स अच्छे बैक टू बैक कई क्वार्टर्स से, लेकिन आज लेने की वजह, मेंशन करने की वजह जेफरीज की एक बढ़िया सी रिपोर्ट। कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं 900 का टारगेट, और ये कह रहे हैं अब यहां से FY22 से FY25 के बीच ये कंपनी 30% की लोन CAGR डिलीवर करने का दमखम रखती है। बाकी इंटरनल्स और सारी जो हाइलाइट्स हैं काफी मजबूती की तरफ पॉइंट आउट करती हुई रखिए इसको ग्रीन में। दो स्टॉक्स रेड में, दोनों की कहानी एक ही है। दरअसल एक ऑर्डिनरी है, एक डिफरेंशियल वोटिंग है। टाटा मोटर्स दोनों ही रख दिए, छोड़ता तो ये ले लेते। मैंने क्या करा, दोनों ही रख लिए, ले लेते ना आप। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए दोनों रख लिया। मैंने देखा कि कल DVR भी लगा लिया। गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो हुआ क्या है, अब हो सकता है बहुत नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, लेकिन क्या है दिमाग में आता है, जैगुआर लैंड रोवर के CEO साहब ने कल इस्तीफा दे दिया। अब वो साइट तो पर्सनल रीजंस कर रहे हैं, और 31 दिसंबर उनकी लास्ट डेट होगी JLR के साथ। पर क्या इस्तीफे का समय ऐसा है जब JLR दिक्कतों में आ गया, मार्जिन तगड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स डिटेरिएट हो रहे थे, डेट बढ़ रही थी, गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा था, उस बीच इस तरह का इस्तीफा आता हुआ। तो इसीलिए दोनों को रेड लेके चल रहा हूं आज के लिए। जाते जाते जेट एयरवेज को भी लाल लेके जा रहा हूं। उड़ान नहीं भर पा रहे। आपको याद होगा कब मेंशन था कि पहली फ्लाइट शुरू होने वाली है। वो जो जलान कैलरॉक और लेंडर्स के बीच में, वो कंसोर्शियम के बीच में दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब वो वापस NCLT का दरवाज़ा खटखटाने की बात नौबत आ गई है। वो इम्पास से कंटिन्यू हो रहा है। बेसिकली ये चाहते थे कि एक बार शुरू कर दें तो ट्रांचेज में पेमेंट होगा। लेंडर्स चाहते हैं पहला इंस्टॉलमेंट अपफ्रंट होगा, तभी रिलीज करा जाएगा सब कुछ, फ्लाइट एयरक्राफ्ट वगैरह। तो मामला फंसता ही चले जा रहा है। जेट ने बहुत अच्छे मूव्स दिखाए थे, अब उतनी स्ट्रांगली करेक्ट हो रहा है। करेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, डेवलपमेंट कोई नया नहीं है, बस अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। तो वॉच आउट करिएगा, लेकिन इससे अभी दूर रहने का जब तक इस स्टॉक में क्लैरिटी नहीं आती। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।